अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जनाब, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से होती चली जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो जनाब आपको बताएंगे कि जो मामला है बल्ले के हवाले से, तो वो ऐसा लगा कि जो फैसला आया उसके बाद पीटीआई तो जश्न मना रही है, लेकिन नौरीन और उसके हमनवा काफ़ी रो रहे हैं बेचारे। और अब इनका रोना, क्या इसका कोई असर होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कानूनी पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा इस फैसले से हटना। बज़ाहिर लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कानूनी जवाज़ कोई उस तरह से है नहीं है। अब अगर इसको बिल्कुल ही एक बेहुदा किस्म के किसी फैसले से उड़ाने की कोशिश की जाएगी, तो वो इस तरह का कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा कि उसके ऊपर फिर डाइजेस्ट करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बज़ाहिर, क्योंकि देखिए बाकी केसेस में तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप जेल की दीवारों के अंदर कर रहे हैं, कोई ओपन हेयरिंग तो हो नहीं रही है, तो इसलिए वहाँ पर आप जो भी कर लेते हैं वो बाहर उस तरह से चीज़ आ नहीं पा रही है। लेकिन ये वाला जो केस है ये तो ओपन हेयरिंग में चल रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है, कितने कमज़ोर केसेस हैं, कितने कमज़ोर दलाइल हैं, कितने कमज़ोर फैसले हैं, या इसके बरक्स कितना सही कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले हैं, तो वो फिर वहाँ पर नहीं टिक रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से एक नया खदशा भी पैदा हो चुका है। वो खदशा क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। पीएमएलएन ने कुछ टिकट्स के भी ऐलान किए हैं, लेकिन खामोशी है, एक तूफानी किस्म की उनकी खामोशी है जो कि टूटने में नहीं आ रही। इसके ऊपर भी बात करेंगे। खबरें तो ये तक आ रही हैं कि कहीं नून लीग ही इलेक्शन का बॉयकॉट ना कर ले, यानी बॉयकॉट करवा रहे थे ये पीटीआई से कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि पीटीआई खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाए। और अब खबरें उल्टा ये आनी है कि जी कहीं पीएमएलएन ही ना मैदान छोड़कर भाग जाए। तो वैसे मैदान छोड़कर भागना तो दूर की बात है, पहले कोई मैदान में आएगा तो मैदान छोड़कर भागेगा। सूरत हाल तो इस वक्त तक ये है कि कोई मैदान में आ ही नहीं रहा है, उनकी तरफ से आने कोई तैयार नहीं हो रहा, तो खींच खींच के उन्हें मैदान में लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी वो मैदान में आ नहीं रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। और जनाब इमरान खान साहब ने जेल में एक अहम पैगाम दिया है, और उस पैगाम के बारे में अलीमा खान साहिबा ने बताया, और उसके अलावा भी फिर पीटीआई के वकला भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जनाब, और आपको बताएंगे कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा था, उसके बाद उसकी मज़ीद अभी एपिसोड्स लग रहा है कि आनी बाकी हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा बल्ले के निशान की बात हो जाए जी। मिल तो गया है निशान, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट नहीं किया, और वहाँ पर अभी तक भी पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया, ना कोई उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन है उसको कोई वहाँ पर अपडेट किया गया। तो बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि तौहीने अदालत हो रही है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर तो इस तरह की बहुत से प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही पीटीआई की तरफ से कोई ये इंदिया दिया गया कि वो कोई इस मामले को लेके अब तौहीन अदालत की रिपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन इस फैसले का जायज़ा ले रहा है, और उसके बाद जब वो फैसला कर लेगा कि उसने इनके खिलाफ अपील करनी है या नहीं, तो फिर उसके बाद शायद उनकी तरफ से हतमी तौर पर इस फहरिस्त को अपडेट भी किया जाए, और अगर वो जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट तो फिर शायद उसको फ़िलहाल वो अपडेट नहीं करेंगे। इसके लिए एक अहम इजलास ज़रूर बुलाया गया है, और ख़बर यही है कि अगर उसने इस इजलास में ये तय कर लिया, बल्कि यूँ कह लें कि उन्हें ये कह दिया गया कि जाओ भाई जाके सुप्रीम कोर्ट में कर दो पिटिशन, तो फिर तो वो जाके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर देंगे। अब उसके चैलेंज करने से पहले जाहिर है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से मामलात देखना पड़ेंगे कि वहाँ से क्या ओके की रिपोर्ट है या नहीं, तो उसके बाद ही इसके ऊपर जो है हतमी फैसला आएगा। तो बज़ाहिर जनाब ये जो मामला है अभी 1-2 दिन का मज़ीद बाकी है, लेकिन अब इतना ज़्यादा वक्त अदालतों के पास भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 13 जनवरी को हतमी फहरिस्तें और ये सब चीज़ें जो हैं फाइनलाइज करनी है इलेक्शन कमीशन को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, और ऑलरेडी ये थोड़ा सा लेट ही चल रहे हैं।
तो अब 13 जनवरी की डेट से पहले ये सब कुछ फाइनल करना है, उम्मीदवारों को टिकट भी मिलने हैं और जो उम्मीदवार जिस निशान से लड़ रहा होगा वो फाइनल उसकी लिस्टें जारी होंगी और फिर उसके बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का मामले की तरफ बात जाएगी। तो अब ये सब कुछ करने में आपको पता है फिर 2 दिन का ही बीच में वक्त बाकी रह जाता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपील में जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फौरी वो अपील सुननी भी पड़ेगी और उसी दिन फिर उसके ऊपर फैसला भी देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर चूंकि अभी तक जो फैसला है वो चूंकि पीटीआई के हक में है तो फिर उस फैसले के ऊपर ही अमल दरामद करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की लीगल भी सिचुएशन है और पॉलिटिकल भी। अब जैसे ही ये मामला क्लियर होगा साथ ही एक मामला और क्लियर हो जाएगा, वो ये होगा कि क्या फिर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। ये वो सवाल है जो कि अभी तक भी बहुत से लोग बड़ी गैर यकीनी के साथ एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी तक भी लोगों को यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पोलिंग होगी या नहीं होगी। और उसकी वजह यही है कि बहुत सारे एंकर्स के तवज्जुद से भी इस्टेब्लिशमेंट ये बात पहुंचा चुकी है कि जब तक उनकी मन मर्जी के मतलूबा नताइज पहुंचने का यकीन नहीं होगा तब तक तो इलेक्शन नहीं होंगे। और बल्ले का निशान पास होने से तो ये जो मतलूबा नताइज हैं उनकी पहुंच से और भी दूर हो गए हैं। तो इस वजह से अगर बल्ले का निशान बाकी रहता है तो इसका मतलब ये कि फिर इलेक्शन बाकी नहीं रहेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पीटीआई को इक़्तिदार में आने दिया जाए। तो उसके लिए फर्दर ये किया जाएगा कि शायद इलेक्शन को ही डिले कर दिया जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि अब ये इतना भी आसान नहीं है कि वो किसी भी वजह से इलेक्शन को डिले कर दे। क्योंकि पीछे से हम देखते हैं कि फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर आता है, आईएमएफ का प्रेशर आता है, बाकी इदारों का प्रेशर आता है, पैसे नहीं मिलते हैं, दोस्त ममालिक मदद नहीं करते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी फिर पेंडिंग रह जाती हैं, लटक जाती हैं। और पैसे की ज़रूरत तो बहरहाल है, क्योंकि हमें तो पहले ही ये बीच में थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना वो ऑक्सीजन के लिए एक छोटा सा डोज मिला था आईएमएफ से, जिससे हम थोड़ा सा चल पड़े मजीद 6-8 महीने, वरना देखा जाए तो काम तो हमारा पहले ही ख़राब हो चुका हुआ था। तो अब दोबारा हम उसी पोजीशन पर आने वाले हैं। उससे पहले इलेक्शन में जाना ज़रूरी है ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और आके फिर आगे मामलात को चलाए। तो अब बड़ी बुरी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लग रहा है कि फंस चुकी है, क्योंकि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो पीटीआई आ जाती है और अगर इलेक्शन में नहीं जाते हैं तो फिर पैसे चले जाते हैं। तो फिर करें तो क्या करें। तो बड़ा मुश्किल है जी इनके लिए इस वक्त ये सिचुएशन। और अच्छा है कि ये भुगतें ये सिचुएशन, जो खुद यहाँ तक ले आए हैं, मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे अपने आप को इससे बचाने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्शन की खबरें आ रही हैं कि जी अगर डिले किया जाएगा उस तरह, तो उसमें अभी तक इस बात का यकीन खुद सियासी जमातों को भी नहीं है। और इसी वजह से आप ये जो फीकी सी कैंपेन देख रहे हैं सियासी जमातों की, उसकी भी बुनियादी वजह यही नज़र आती है। सिवाय पीपल्स पार्टी के कुछ जलसों के आपको नहीं नज़र आ रहा कि कोई और जमात जो है वो उस तरह से मैदान में उतर रही है। पीटीआई के कुछ अपने मसाइल हैं, उन तो खैर जलसे करने नहीं दिए जा रहे। अब शेर अफजल मरवत साहब ने ज़रूर ऐलान किया जी कराची और सिंध में हम जलसे करने जा रहे हैं। तो वो तो बहरहाल उनके पीटीआई के अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन जो है वो अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल मैदान में नहीं उतर रही है, ऐसे जैसे कि अभी भी उन्हें शक है कि पता नहीं इलेक्शन होना है या नहीं होना। तो इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। अब तो खुद उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो तक तनकीद कर रहे हैं कि भाई क्यों आपने अपने आप को बंद किया हुआ है। मैंने भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में यही तबसरा किया था कि इमरान खान साहब तो चलें जेल में बंद हैं, लेकिन इमरान खान की मुकाबिल नवाज शरीफ साहब ने खुद को खुद ही जेल में बंद किया हुआ है। खुद साख्ता नज़रबंदी है उनकी कि वो बाहर नहीं निकल रहे ड्राइंग रूम से। अब ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस है कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं कैंपेन करने की, हमें जिन्होंने जितवाना है उन्होंने ही जितवाना है, अवाम ने तो हमें जितवाना नहीं, लिहाजा उनके पास जाने की ज़रूरत क्या है। और या फिर ये एक खौफ भी है कि जनाब ठीक है पहले हमारे मामलात सेटल हो जाए, क्योंकि पहले इन्होंने लारा लगाया हुआ था कि जनाब नाअहली वाला मसला ख़त्म हो जाएगा तो निकलेंगे, टिकटें बांट दी जाएंगी उस पर भी फोकस है तो निकलेंगे। अब ये सारे काम भी हो गए हैं, केसेस ख़त्म हो गए, नाअहली भी ख़त्म हो गई, टिकटें भी बट गई, सारी मीटिंग्स भी हो गई। अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया कि आपने अवाम में जाना है। हालांकि ये इन सब कामों के साथ ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि ये काम साथ साथ नहीं हो सकता था। बीच में आप ऑन एंड ऑफ जलसे करते, मिलते मिलाते, जो कुछ भी करते, कन्वेंशंस करते, लेकिन साथ साथ अपने बाकी काम भी करते। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये असल वजह ये नहीं है कि ये मसरूफियत थी और इस वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे। असल मसला ये है कि या तो अवाम में जाना ही नहीं चाहते और यहाँ जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। तो दोनों सूरतों में अवाम से कटे हुए हैं और बग़ैर अवाम के चाहते हैं कि ये वज़ीर आज़म बन जाएं। तो
अब इनकी सोच पर मातम ही किया जा सकता है। इस तरह की जमहूरियत का फिर फ़ायदा भी क्या है? उल्टा अब ये रोना धोना मज़ीद शुरू हो गए हैं कि जनाब भल्ला क्यों दे दिया है। मैं आज देख रही थी बहुत से लीगी रहनुमाओं ने फिर से पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर तनकीदी सिलसिला शुरू किया हुआ था। उनकी किरदार कुशी की जा रही थी। ये मशवरे दिए जा रहे थे कि भाई आप ख़ुद भी इलेक्शन लड़ ही लें बैट के निशान से, ये वो। तो बंदा पूछे भाई आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? आपका तो लेना देना ही नहीं है। या तो ये होता ना आपका निशान होता और लेके पीटीआई को दे दिया गया होता, तो फिर तो समझ में भी आती थी कि आप भी मुतासिर हो गए, ओहो आपकी चीज़ थी जो उन्हें दे दी तो आपको फ़र्क पड़ा उससे। उनका निशान है, उनके पास रहता है तो उन्हें फ़र्क पड़ता है, अगर उनके पास नहीं रहता तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। आपका तो बीच में कोई किस्सा ही नहीं है, ना कोई लेना देना है, तो आप बीच में वहीं आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि इनको कोई मसला है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि बैट का मतलब है फिर जीत का निशान, और यही चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस वजह से उसके अपने तौर पर जितनी ये चालबाजियाँ करते हैं, जब वो चालें नाकाम होती हैं किसी भी वजह से, कहीं कोई जज खड़ा हो जाता है, कहीं कोई और वाक़या हो जाता है, तो फिर ये अपना सर पीटते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसलिए मैं कह रही थी कि नौरीन ही नहीं सिर्फ रो रही, बल्कि उनके हमनवा भी सब के सब रो रहे हैं बैट मिलने पर। अब इनको चुप करवाने के लिए क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ये बैट दोबारा से छीन के पकड़ा देंगे उनके हाथ में? ये अब 2-1 दिन की कहानी रह गई है, ज़्यादा लंबा मसला अब ये चलने वाला है नहीं। 15 जनवरी तक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, बैट का निशान है या नहीं है, और काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि आने वाले इलेक्शन का मंजरनामा भी क्या है। तो ये जनाब 15 जनवरी को कम से कम 2-4 अहम मेन सवालों के जवाब आपके सामने आ चुके होंगे। अदरवाइज़ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अभी पीएमएलएन को जब से ये बैट का मसला हुआ है तब से उन्होंने अब इस पे भी ऑप्शन पे गौर शुरू कर दिया कि वो खुद ही ना कहीं बॉयकॉट कर दें। ये खबर तो मार्केट में आ रही है, लेकिन मैं वैसे इस पे ज़्यादा कोई बिलीव नहीं कर रही कि वो इस मौके के ऊपर इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट उन्हें हासिल है इस वक्त, तो वो चाहते हैं कि भरपूर फ़ायदा उठाएं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई का। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका तो इस इंतज़ार में उन्होंने 3.5 साल गुजारे थे इमरान खान की हुकूमत के, तो वो मौका अब जब आया उनके हाथ में तो वो क्यों जाने देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बॉयकॉट करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे कितना ही आइन के साथ खिलवाड़ करके, जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ा के, या कितना ही नीचे गिर के अखलाकी तौर पर भी, लेकिन अगर उन्हें कोई भी कामयाबी उसमें मिलती है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी बॉयकॉट की तरफ सोच रहा है। तीनों बड़ी जमातों में से कोई भी बॉयकॉट का ऑप्शन नहीं सोच रहा है। चाहे पीटीआई जो इतने मुश्किल हालात में है वो भी नहीं सोच रहे हैं, और पीएमएलएन भी नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बॉयकॉट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मियाँ साहब की परेशानी बहुत बढ़ गई है, और वो कहीं ये ना सोचने पे मजबूर हो जाएं कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और उन्हें जाना है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त ही रहना पसंद करते हैं जब वो वज़ीर आज़म हो, वरना फिर कुछ ख़ास रहना पसंद नहीं करते। तो जनाब ये तो अभी कुछ दिनों में मामला तय हो जाएंगे। पीएमएलएन ने कुछ टिकट्स का ऐलान कर दिया है। बहुत ये बात होती थी कि जी इमरान खान जो है अपने जो करीबी लोग हैं या जो वर्कर्स हैं नज़रियाती, उनको टिकट नहीं देते। पीएमएलएन का भी यही हाल है, और कुछ रही सही कसर ये, एक तो पहले ही वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली और उनके जो ख़ास मुलाजिम हैं उन्हीं को नवाजते हैं हमेशा, और अब रही सही कसर ये है कि इतनी सी आज़ादी भी नहीं है बेचारी पीएमएलएन के पास कि अपनी मर्ज़ी से अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर सके। तो बहुत प्रेशर है उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवारों को एडजस्ट करने का, और अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है और करना पड़ेगा मज़ीद, क्योंकि उनके जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं उनकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं किसी को करना पड़ रहा है सेट। तो अभी भी खबर आ रही थी कि गुलाम सरवर खान साहब को शायद सीट एडजस्टमेंट की वजह से उनके मद्दे मुकाबिल फ़िलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। हालांकि गुलाम सरवर खान साहब जो है वो बड़े माजी में जिसको कहते हैं बहुत ही पीएमएलएन के खिलाफ हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे चुके हैं, लेकिन शो में ये किस्मत कि इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं, जबकि दानिया अल अजीज़ साहब को चुप करवा दिया गया है। इसी तरीके से और भी कुछ जगहों पर ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो टिकट्स की तकसीम के ऊपर पीएमएलएन में भी एक गड़बड़ है और एक अनरेस्ट भी है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कौमी असम्बली की तकरीबन 7 और पंजाब असम्बली की तकरीबन 11
सिर्फ इतनी सी नशस्तें हैं जो कि सीट एडजस्टमेंट चाह रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब वो लोग जो कहते थे कि जी जहांगीर तरीन ने इमरान खान की हुकूमत बनवाई, जहांगीर तरीन ने अगर ना किरदार अदा किया होता, उनका जहाज़ ना उड़ा होता, वो बंदे ना लेके आए होते, तो इमरान खान की हुकूमत ना बनती। तो मैं सोच रही थी कि हुकूमत तो 172 नशस्तों से बननी थी इमरान खान की, लेकिन अपनी हालत ये जहांगीर खान तरीन की कि सिर्फ उनके पास उम्मीदवार ही कोई 7-8 हैं, तो उसी के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। तो 7-8 उम्मीदवारों से जो है वो क्या किंग मेकर बने हुए थे, ये जो पूरा एक मिथ है वो ही खुल के सामने आ जाती है। और उसके अलावा जनाब हम देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी आज आके यही बातें कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे हमें कोई मद्दे मुकाबिल नज़र ही नहीं आ रहा। और हालांकि वो खुद भी आज उन्होंने जलसा किया, मेरा ख्याल है कुछ इशाइये का ये एहतमाम था, लेकिन बहरहाल गुड फॉर बिलावल के कम से कम वो बाहर निकले हुए हैं, लोगों में जा तो रहे हैं। पता तो सबको ही है कि पंजाब में कोई से नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर को यही चाहिए कि वो राब्ता तो जारी रखे ना, कोशिश करता रहे। तो ये अच्छी उनके एंड से एक हिकमत अमली के कम से कम वो अवाम में जा तो रहे, वरना तो यहाँ तो कोई उनको काबिल ही नहीं समझ रहा कि अवाम के पास भी जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक अहम पैगाम दिया है अलीमा खान साहिबा के थ्रू, और उन्होंने एक पुराना इंकशाफ रिवील किया है इस वक्त। बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को अगस्त 2022 में एक डील ऑफर की कि जनाब अगर आप रजीम चेंज के ऊपर एहतजाज करना छोड़ दें, इसकी बात करना छोड़ दें, तो फिर हम आपको जो है एक डील दे सकते हैं, आपको 2/3 मेजॉरिटी भी मिल सकती है, आपको इलेक्शन भी मिल सकता है, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जलसे जुलूस और एहतजाज का सिलसिला कंटिन्यू किया तो फिर हम आपको 30 नशस्तें भी नहीं जीतने देंगे। तो ये एक ऐसी ऑफ़र थी जो कि धमकी आमेज़ ऑफ़र थी कि ऑफ़र ही ले लो, वरना फिर आपका जो मामला है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा और आपको 30 नशस्तें भी नहीं लेने दी जाएंगी। अब इमरान खान साहब ने ऑफ कोर्स उनके बकौल इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था कि आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। उसके नतीजे में मैं 2/3 से आऊँ, मैं ना आऊँ, वो अवाम की चॉइस होगी, लेकिन आप सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें। और मेरा ख्याल है गालिबन ये उसी वक्त की बात है कि जब ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी और उसके बाद इसका शोर भी उठा था। और फिर खान साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन वो शायद ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं उस वक्त करना चाह रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये रिवील किया है अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के थ्रू कि उस वक्त बातचीत क्या हुई थी। जनरल बाजवा के हवाले से मेरा अंदाज़ा है कि वो काफ़ी डील मेकर किस्म का इंसान था और इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को, उधर से उनके साथ भी गुफ्तगू और डील शील चल रही थी, उधर से इमरान खान साहब के साथ भी गुफ्तगू और ऑफर्स चल रही थी, तो बीच में तो अपना ही ज़ाहिर है ऐसा बंदा फ़ायदा चाहता है, लेकिन उनका जो मेंटालिटी नज़र आती है वो इसी टाइप की नज़र आती है कि जहाँ उनका फ़ायदा हो जाए वो किसी के साथ भी चलने के लिए तैयार हो सकते थे और कोई इतने कट्टर नहीं थे शायद अपने नज़रियात में। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जब तक वो आर्मी चीफ रहे इमरान खान साहब ये है कि गिरफ्तार भी नहीं हुए, जलसे जुलूस भी कर रहे थे। 25 मई का एक इंसिडेंट ज़रूर बुरा हुआ था, लेकिन अदरवाइज़ इस तरह के हालात नहीं थे जो इस वक्त बाद में फिर हमने एक बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियाँ देखी। और अब तो मैंने ये भी देखा है कि कैनेडियन पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात भी इवन हुई है। तो ये सब कुछ फिर हमने उनके बाद देखा। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस टाइप के थे आदमी के जो कम से कम डील्स ऑफ़र कर रहे थे। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि इमरान खान साहब एक तो वैसे भी उन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे थे फिर उस वक्त तक कि वो अभी कह तो रहे हैं, लेकिन बाद में ये बदल जाएंगे, मुकर जाएंगे। ज़ाहिर है जब आप एक बंदा इतना आपको धोखा दे दे तो फिर उसके बाद आप कैसे उसे ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है तो खान साहब ने एक तो उन्हें वैसे भी ट्रस्ट नहीं किया और फिर उसके बाद वैसे भी उस वक्त तक खान साहब इतनी मजबूत पोजीशन में थे कि उनको अंदाज़ा था कि अगर वो सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट तो उनकी ऑटोमेटिकली बन ही जाएगी। तो इसलिए भी उन्हें ज़रूरत क्या थी कि वो फिर डील करके बनाते। उन्हें ये नज़र आ रहा था कि वो अब इतने कंफर्टेबल विन पोजीशन में हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है बाजवा साहब के साथ डील करने की, इसलिए वो इस अपनी उसूल के ऊपर स्ट्रिक्ट रहे कि जनाब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। लेकिन उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया जिसके ऊपर लोगों ने उनके साथ लब्बैक कहा, वो नैरेटिव उसको वो बेच दें, मेजॉरिटी के एवज़ वो बात करना छोड़ दे। तो आपने देखा कि अभी इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल भी उन्होंने लिखा है उसमें भी उन्होंने वही बात दोहराई है। तो बेसिकली जो वो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी इक़्तिदार के लिए वो ये सब कर रहे हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए कर रहे हैं,
तो ऐसा था, तो फिर अगर ये वाकई बात दुरुस्त है, अव्वल तो मेरा ख्याल है बाजवा साहब इसकी कर सकते हैं तरदीद भी तस्दीक भी। तो अगर वाकई बाजवा साहब ये कह रहे थे उन्हें, तो इसका मतलब है कि फिर इक़्तिदार तो उन्हें मिल रहा था, तो फिर उन्होंने उसूल के ऊपर क्या वाकई इतने आगे मुसीबतें झेली और सारा कुछ बर्दाश्त किया? या फिर बाजवा साहब ही इस पे क्लियर बता सकते हैं स्टांस कि उन्होंने उन्हें ऑफ़र क्या की थी, तो फिर उसे। लेकिन एक बात तो तय है कि मुश्किलात भले आई हों, चाहे ऑफ़र्स मिली हों। दोनों सूरतों में इमरान खान साहब अभी तक तो अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं और अपने नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, और यही उनकी इस वक्त कामयाबी की वजह भी है कि आज तक इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अगर लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से कि वो अपने नज़रिए पे डट के खड़े हुए हैं। अगर वो आज अपने नज़रिए से पीछे हटते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि लोग भी उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़े होंगे। तो बहरहाल खान साहब ने एक अपनी तारीख रकम की है और एक अलग से अपनी हिस्ट्री बनाई है इस सारे जद्दोजहद के दौरान, इस सारी तहरीक के दौरान। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो असर के वक्त जो है वो आके रोज़ा तोड़ेंगे। तो ये आखिरी अब मरहले हैं, कहीं पे ऑफ़र दी जा रही है, कहीं पे डराया जा रहा है, कहीं पे जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। तो अब देखना ये है कि ये इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।